नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी की भारी जीत हुई। विधानसभा चुनाव में भी हुई थी, हालांकि नंदीग्राम से उस समय वो हार गई थी चुनाव। तो इस जीत के मायने क्या है? ममता बनर्जी उपचुनाव जीत जाएंगी ये मानकर चला जा रहा था। किसी को कोई शंका नहीं थी कि वो हार सकती हैं। हालांकि उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है। तो ये जो चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, जो हारते हैं या बुरी तरह से हारने वाले भी, वो भी मानकर चलते हैं कि हम जीत जाएंगे। ममता बनर्जी को भी ऐसा लग रहा था नंदीग्राम में, नहीं हुआ ऐसा। तो चुनाव में कुछ निश्चित नहीं होता है। जो चुनाव लड़ता है, लंबे समय तक चुनावी अनुभव है, वो भी गच्चा खा जाता है। ममता बनर्जी जुझारू नेता है, ज़मीन की नेता है, सबको पता है। लेकिन नंदीग्राम का नतीजा उनको नहीं मालूम था। तो इसलिए चुनाव भविष्यवाणी करना बड़ा खतरे का खेल होता है। और वो कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है। सवाल ये होता है हमेशा, जैसे आप चावल पका है कि नहीं उसका एक दाना देखते हैं। तो दाना अगर सही आया हाथ में आपके तो नतीजा सही होगा, गलत आ गया तो गलत हो जाएगा। लेकिन क्या ममता बनर्जी की ये जीत उनके राजनीतिक कार्यशैली में, उनके व्यवहार में और उनकी राजनीतिक सोच में कोई परिवर्तन लाएगी? मुझे नहीं लगता। उससे बड़ा सवाल है। मैं आज जिस बात पर बात करना चाहता हूँ, जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वो गलती कर दी है जो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने की थी। मुझे मालूम नहीं है कि वो गलती हो चुकी है कि नहीं, क्योंकि वो नतीजा आने के बाद, उसका जब परिणाम आता है तब पता चलता है कि वो गलती कितनी भारी पड़ी या भारी नहीं पड़ी। आपको याद होगा 2006 का विधानसभा चुनाव। 2006 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी इस तरह से लड़ी थी, लग रहा था कि इस बार वो सत्ता में आ जाएंगी। उससे पहले वाले चुनाव में 2001 में सीपीएम को, लेफ्ट फ्रंट की पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, सीपीएम को केवल 143 सीटें मिली थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में वो पहला चुनाव था। ये लगने लगा था कि अब लेफ्ट फ्रंट और ख़ास तौर से सीपीएम जो उसका मुख्य घटक, उसका समय जा रहा है और ममता बनर्जी आने वाली है। ममता बनर्जी जिस तरह से ज़मीन पर लड़ाई लड़ रही थी, जिस तरह से उनके लोग मारे जा रहे थे, हिंसा का शिकार हो रहे थे, जवाबी हिंसा हो रही थी, ये सब कुछ हो रहा था। तो लग रहा था कि बस अब बदलाव होने वाला है। और ज्योति बसु चले गए हैं तो उनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य का वो कद नहीं है कि उस आगे चल सके। और 2006 विधानसभा का चुनाव पहला चुनाव था पश्चिम बंगाल में, जिसमें चुनाव आयोग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, या कहें चुनाव आयोग की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पहली बार 5 फेज़ में चुनाव हुआ। बिहार में बिना हिंसा के निष्पक्ष चुनाव करा के उत्साहित था चुनाव आयोग। उसे लगा कि अगर बिहार में करा सकते हैं तो बंगाल में भी करा सकते हैं। तो इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट ज़्यादा हुआ। जो बात 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, या जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर लगा रही थी, ठीक वैसे ही आरोप ममता बनर्जी उस समय लेफ्ट फ्रंट पे लगा रही थी कि ये रिगिंग कराते हैं, फर्जी वोटर बनवाते हैं, ये पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, ये बूथ कैप्चर कराते हैं। ये सब आरोप ममता बनर्जी के लेफ्ट फ्रंट पर थे। और वो जो साइंटिफिक रिगिंग का अभी इस बाई इलेक्शन में भी आरोप लगा टीएमसी पर, उसका आरोप ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट पे लगाती थी। तो ऐसे में चुनाव आयोग की इतनी बड़ी भूमिका में आने और इस तरह से चुनाव कराने से लगा कि इस बार चुनाव निष्पक्ष होंगे, उस तरह से रिगिंग नहीं करा पाएगा लेफ्ट फ्रंट, इसलिए बदलाव आना तय है। लेकिन जब नतीजा आया तो पता चला कि बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट ने, खासतौर से सीपीएम ने, पहले से बेहतर परफॉर्म किया। 2001 में 143 सीटें आई थी सीपीएम की, पूरे लेफ्ट फ्रंट की बात नहीं कर रहा हूँ, और 2006 में 176 सीटें आई। ममता बनर्जी को 2001 में 60 सीटें मिली थी।
और 2006 में उनकी सीटें घटकर आधी हो गई, 30 पर आ गई। तो इसलिए कहते हैं राजनीति की दिशा भांपना जो है बहुत आसान नहीं होता, और वोटर का मन जानना और आसान नहीं होता। 2006 में जो नहीं हो पाया, 2021 में भी नहीं हो पाया, और दोनों के कारण एक ही है। मैं पहले एक बार बता चुका हूँ, जब चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि दोनों का कारण एक ही है, और वो कारण है मतदाताओं के मन में डर, असुरक्षा की भावना। 2006 में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को ये भरोसा नहीं हुआ कि अगर लेफ्ट फ्रंट को छोड़कर हम तृणमूल कांग्रेस के साथ चले जाएं तो चुनाव हारने की हालत में भी ममता बनर्जी हमारा बचाव कर पाएंगी, हमको सुरक्षा दे पाएंगी। वो जो डर था उसने जो है परिवर्तन नहीं होने दिया। उसकी वजह से ममता बनर्जी 2006 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। उसकी वजह से 2006 में बुद्धदेव भट्टाचार्य फिर से मुख्यमंत्री बन गए, और वो मुख्यमंत्री बने तो जब 5 साल सरकार चली तो लेफ्ट फ्रंट की सरकार का मतलब पूरा कार्यकाल ज्योति बसु को मिला के 34 साल का हो गया। आप समझिए 29 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी उस समय 2006 में। तब भी ममता बनर्जी हरा नहीं पाई लेफ्ट फ्रंट को। बात केवल डर की थी। ऐसा नहीं कि लोग बदलाव नहीं चाहते थे, लोग ऊब चुके थे लेफ्ट फ्रंट के शासन से, लेफ्ट फ्रंट के निचले भ्रष्टाचार से। देखिए एक फ़र्क तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट में है कि 34 साल के शासन के बावजूद लेफ्ट फ्रंट के किसी बड़े नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन सत्ता में आते ही तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं तक, और वो आंच जो है ममता बनर्जी तक पहुंची, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। फिर भी 29 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो भी लोगों ने भरोसा नहीं किया पूरी तरह से ममता बनर्जी पर, बल्कि उल्टा हो गया। और 2021 में भी यही हुआ। अब मैंने जो शुरू में बात कही कि क्या ममता बनर्जी ने वो गलती कर दी है जो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने की थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य की गलती थी नंदीग्राम। नंदीग्राम में जो हिंसा हुई, उससे फिर जो आंदोलन हुआ, उसने लोगों के मन में ये बात बिठा दी कि अगर सीपीएम के साथ रहेंगे तो भी मरेंगे, छोड़ देंगे तो भी मरेंगे, तो छोड़ के मरते हैं। सीपीएम का विरोध करके उसको सत्ता से उखाड़ के मरेंगे तो ठीक है, चल जो होगा देखी जाएगी। जब एक बार ये डर निकल जाता है तब आपका फैसला बिना डर के जो होता है, जो आपके दिल में होता है वो होता है। वो हुआ 2011 में। नंदीग्राम अगर नहीं हुआ होता तो शायद 2011 में भी ममता बनर्जी की सरकार नहीं बन पाती। जो लोग 2021 के 2 मई के बाद चुनाव नतीजे आने के बाद की हिंसा से विचलित हैं, उनको याद करना चाहिए 2006 से 2011 के बीच में क्या हुआ। न केवल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ, बल्कि ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी ने सड़क पर वो लड़ाई लड़ी जो शायद पश्चिम बंगाल में और किसी पार्टी के नेता ने नहीं लड़ी होगी। बीजेपी के पास ऐसा नेता नहीं है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी की 2021 में ये 2 बड़ी कमजोरियां हुई। एक, नेता का न होना, और बंगाल में केवल नेता होने से बात नहीं बनती। जुझारू, लड़ाका, जो उसी की भाषा में, अपने प्रतिद्वंदी की भाषा में जवाब दे सके, हिंसा का जवाब हिंसा से दे सके। ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति ऐसी है। ऐसे ही बदलाव हुआ है। जब सीपीएम खड़ी हुई कांग्रेस की हिंसा के सामने तो सीपीएम सत्ता में आई। जब सीपीएम की हिंसा के सामने खड़ी हुई ममता बनर्जी और लोगों को भरोसा हो गया तो ममता बनर्जी को शासन मिला। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये डर जब तक बीजेपी नहीं निकाल पाएगी तब तक वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। अब 2021 में जो वोट मिला ममता बनर्जी को, आप समझिए कि वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। इससे ज़्यादा मुस्लिम वोट उनको नहीं मिल सकते किसी भी चुनाव में। अधिकतम जो मिलना था मिला।
एक भी मुस्लिम वोट बटा नहीं, एक भी मुस्लिम वोट नहीं बटा। सीपीएम 34 साल की सत्ता वाली पार्टी जीरो हो गई, कांग्रेस 30 साल की सत्ता वाली पार्टी जीरो हो गई। फिर भी बीजेपी को जो है मौका नहीं मिला, इसलिए कि एक मुश्त वोट मुसलमानों का ममता बनर्जी को गया। लेकिन बीजेपी के लिए जो उम्मीद की बात है वो ये है कि हिंदू मतदाताओं में ममता बनर्जी का वोट शेयर घट गया। ये ठीक है कि उसकी भरपाई उन्होंने मुस्लिम वोट से कर ली और उससे ज़्यादा कर ली, लेकिन हिंदू मतदाताओं में उसका वोट शेयर घट गया। और इस बाई इलेक्शन का सबसे बड़ा संदेश ये है कि वो हिंदू वोट शेयर, हालांकि कांग्रेस लड़ी नहीं ये बाई इलेक्शन, लेकिन सीपीएम लड़ी, उसकी तरफ नहीं गया। उसके उम्मीदवार की, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जमानत जब्त हो गई। तो अब टीएमसी और बीजेपी दो पार्टियां रह गई बंगाल। इससे पहले ये स्थिति उस समय थी जब लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस थे। टीएमसी के उभार के बाद तीन पार्टियां थी, लेफ्ट फ्रंट, उसमें मुख्य भूमिका में सीपीएम, कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। ट्रायंगुलर से फाइट जो है वो डायरेक्ट हो गई। तो अब अपोजिशन का जितना स्पेस है, जितनी जगह है, वो सब बीजेपी की है। कोई उसमें दावेदार नहीं है, कोई हिस्सेदार नहीं है उसका, और हाल फिलहाल होने वाला नहीं। तो नंदीग्राम की गलती की बुद्धदेव भट्टाचार्य ने चुनाव नतीजे आने के बाद 2 मई 2021 को जो हिंसा का नंगा नाच किया ममता बनर्जी ने, क्या वो बुद्धदेव भट्टाचार्य की नंदीग्राम जैसी गलती के बराबर है? नंदीग्राम का संग्राम एक इलाके तक सीमित था। ममता बनर्जी ने जो किया 2 मई के बाद वो पूरे प्रदेश में था, ज़्यादातर हिस्सों में, सभी जगह तो नहीं, ज़्यादातर हिस्सों में। और वो जो कुछ हुआ उसने लोगों के मन में ये बात तो पैदा कर दी है कि सरवाइव करना है तो किसी न किसी समय तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का विरोध करना पड़ेगा, उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जिनके घर के लोग मारे गए हैं, जिनके जानने वाले मारे गए हैं, जिन्होंने ये सब होते हुए देखा है, जिन्होंने महिलाओं का बलात्कार होते देखा, जिन्होंने लोगों को पलायन करते देखा है, उन सबको मालूम है कि विरोध का नतीजा ये होगा ममता बनर्जी के शासन में। तो इसलिए आप मानकर चलिए कि परिवर्तन होना तो तय है, समय की बात थी। 2021 में नहीं हुआ, 2026 में मुझे लगता है कि ज़रूर हो सकता है। क्यों? एक मैंने गिनाया कारण कि ममता बनर्जी का वोट शेयर सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। उनकी नीतियों से और उनका जो समर्थक वर्ग है, ख़ास तौर से मुस्लिम मतदाता, उसके व्यवहार से आगे 5 सालों में हिंदू और ज़्यादा दूर जाएगा ममता बनर्जी से। दूसरी बात, बीजेपी को शुवेंदु अधिकारी के रूप में एक लड़ने वाला, ज़मीन पर लड़ाई लड़ने वाला नेता मिल गया, जो 2021 में उस तरह से नहीं था, वो महज एक उम्मीदवार थे। अब वो विधायक दल के नेता है और वो तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई के सारे तौर तरीकों को जानते हैं। तो उनको समय चाहिए। अब 5 साल में संगठन विस्तार करने का समय भी है बीजेपी के पास, उसको कंसोलिडेट करने का समय है और लोगों के मन से डर निकालने का भी समय है। जिन लोगों को लगता है कि बीजेपी ने छोड़ दिया अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए और हिंसा का शिकार होने के लिए, एक बात बता दें कि केंद्र में सरकार होने से सब कुछ आसान नहीं हो जाता। बहुत से लोगों को लगता है, मैंने भी एक बार कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था, लेकिन कोई भी केंद्र सरकार, जो सरकार इतने बड़े बहुमत से जीत कर आई हो कुछ दिन पहले, वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती। जिस दिन ये शुरू हो जाएगा उस दिन ये जो फेडरलिज्म है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप याद कीजिए, करीब 56 लोग मारे गए थे 2013 में मुजफ्फरनगर की हिंसा में, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था। दिल्ली का दंगा आप लोगों ने देखा, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा दिल्ली में। इस तरह के तमाम और उदाहरण मिल जाएंगे। तो चुनाव के तत्काल बाद किसी सरकार को जो इतने प्रचंड बहुमत से जीत कर आई हो, बर्खास्त करना आसान नहीं था। और लड़ाई तो नेता और कार्यकर्ता जो पश्चिम बंगाल के हैं उन्हीं को लड़नी पड़ेगी ज़मीन पर। दिल्ली से आकर कोई नेता नहीं लड़ सकता है।
वो एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, हमेशा हमेशा नहीं आ सकता है। और जो हाइप क्रिएट किया बीजेपी ने 200 पार का, वो अगर उस समय न किया होता, बीजेपी को भी मालूम था शायद कि इतनी सीटें नहीं आएंगी, लेकिन वो जो हाइप क्रिएट किया गया वो इसलिए कि पंचायत चुनाव का उदाहरण देख चुके थे, उसमें नहीं ऐसा हुआ था तो 1/3 से ज़्यादा उम्मीदवार नॉमिनेशन ही नहीं फाइल कर पाए। विधानसभा में भी यही हो जाता, बीजेपी के पता चला 1/3 आधे उम्मीदवार नॉमिनेशन तक नहीं फाइल कर पाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा हुआ, बीजेपी ने जो व्यवहार किया वो बहुत अच्छा था, नहीं, उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सीमाएं बता रहा हूँ। और ये लड़ाई आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, क्योंकि अब ममता बनर्जी की राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा है, तो वो अपनी ताकत पहले पश्चिम बंगाल में दिखाना चाहेंगी। लेकिन अदालत का जो रवैया है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ममता बनर्जी के राह के सबसे बड़े रोड़ा है कि उनको बार बार याद दिलाया जाता है कि इस देश में संविधान और कानून से सरकारें चलती हैं, नेता के विम्स और फैंसी से नहीं चलती। और ये जो अंकुश है अदालत का, वो लोगों को आश्वस्त करता है कि देर भले हो लेकिन न्याय होता है, न्याय मिलता है और अत्याचार करने वाले को सज़ा मिलती है। ये जो कानून के राज में भरोसा है, यही दरअसल ममता बनर्जी की मुश्किल बनेगा। मुझे लगता है कि उन्होंने 2 मई के बाद जो कुछ किया, जिसकी कतई ज़रूरत नहीं थी, इतना बड़ा बहुमत मिला था, वो जो छोटे नेता गुंडे होते हैं, माफिया होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाले, उनका व्यवहार इस तरह का होता है कि हार गए तो मारपीट हिंसा पर उतर आए। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का ये नंदीग्राम मोमेंट था। अगर नहीं है तो ममता बनर्जी बस एक गलती दूर हैं सत्ता से बाहर जाने से, और वो गलती कौन सी होगी, कब होगी, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जिस मानसिकता में है ममता बनर्जी, जिस मनस्थिति में है, और जो निरंकुशता उनके मन में आई है और बढ़ती जा रही है, वो उनसे वो गलती करवाएगी ज़रूर। तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।